नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का कार्यक्रम हेल्थ शो फोन इन प्रोग्राम। दोस्तों, आज के इस समय में सबसे बड़ी लग्जरी है गुड हेल्थ। यदि आप सुरक्षित हैं, किसी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, सेहतमंद हैं, तो यकीन मानिए आप सबसे ज़्यादा अमीर हैं। लेकिन आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से, बढ़ती जीवन शैली, कम व्यायाम और स्ट्रेस की वजह से हम अक्सर किसी ना किसी बीमारी से जूझते हैं, चाहे वो मेंटल हो या फिजिकल। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट और रिलेटेबल है। मैं बात कर रही हूँ हृदय यानी दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में, हार्ट रिलेटेड डिसीजेस के बारे में। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर बसंत कुमार, जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी पीजीआई चंडीगढ़ में। और मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये प्रोग्राम आपकी जानकारी के लिए है, आप इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये लाइव इन प्रोग्राम है, फ़ोन इन प्रोग्राम है। आज यदि आपके कोई भी सवाल हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप डायरेक्ट वो सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, एक बार फिर याद दिला दूं 017226900037 पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज के प्रोग्राम की। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, सबसे पहले एक्सेप्ट माय हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड। हमने सुना है आपकी बहुत से अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस आपके नाम हैं, सो इट्स अ प्लेजर फॉर अस दैट यू आर हियर। थैंक यू। और दूरदर्शन के जितने भी साथीगण हैं, मेरे परिवार हैं, उनको सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने समय समय पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम करके जिसमें कि आम लोगों के जीवन के कठिनाइयों से लेकर उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का विस्तार पूर्वक चर्चा करके डिफरेंट एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। इनके लिए वो सभी बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सर। सर, सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है जब हम हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं, इसकी प्रेवलेंस आजकल बहुत ज़्यादा है। ये इतनी तेज़ी से ये जो प्रोग्रेशन हो रहा है हार्ट डिजीज़ में, इसकी क्या वजह है? एक रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका। अगर आप जितने भी बीमारियां हैं जिसको हम लोग मूलतः दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ मेनली जो आपके इन्फेक्शन से नहीं होते हैं, जो उसमें एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ नहीं जाता है, और उसको नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं। कम्युनिकेबल का मतलब है कि आपको किसी तरह का इन्फेक्शंस या एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो ये धीरे धीरे इसकी प्रिवेलेंस घट रही है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जिसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़, ये बढ़ रहे हैं। और लास्ट डिकेड में या 2-3 डिकेड के में आप अगर पहले के अपेक्षा इसमें देखें तो काफ़ी ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रिवेलेंस बढ़ा है। उसके पीछे बहुत से कारण से हैं, जैसे आपने बताया कि क्या कारण हो सकते हैं। तो उसमें एक तो आपने बहुत सही आपने उस समय बताया कि एक लाइफस्टाइल है ना, कम व्यायाम, डाइट का है ना, और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, इवन पॉल्यूशन भी एक रिस्क फैक्टर है, स्ट्रेस जो आपने बताया, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को बढ़ाती है। सर, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में आपने बताया, और ये भी बताया कि ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनका सीधे तौर से क्या जुड़ाव है हार्ट डिजीज़ से? बिल्कुल सीधे तौर से जुड़ाव है। अगर हम लोग हार्ट डिजीज़ का एक ब्रॉड टर्म है, उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हार्ट की सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है, जिसको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी में एक तरह का प्लाक का डिपोजिशन होने लगता है, और वो डिपोजिशन होने से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बनता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का जो इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं वो दो तरह के मेनली डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मॉडिफिएबल और दूसरा नॉन मॉडिफिएबल। नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे हम लोग एज बढ़ती है, हमारे एज में जैसे जैसे बढ़ते हैं तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का प्रिवेलेंस बढ़ता है। दूसरा नॉन मॉडिफिएबल है, जैसे सेक्स है ना, फीमेल इनिशियली कम होता है उनमें, मेल में ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ सर्टेन एज के बाद मेल और फीमेल में बराबर हो जाते हैं, और जब ज़्यादा एल्डरली हो जाते हैं तो इवन फीमेल में इस तरह की बीमारी ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसके बाद से जेनेटिक फैक्टर्स, जो हमारे जो जीन्स हैं जो हम लेकर आते हैं अपने पेरेंट्स से, वो भी एक फैक्टर है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते।
लेकिन नॉन मॉडिफिएबल के अलावा कुछ मॉडिफिएबल फैक्टर्स हैं जी। जो उसको हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके उसको डिजीज़ प्रोग्रेशन को होने ही ना देना, या डिजीज़ हो गए तो उसको सही समय पर उसका रोकथाम करना। जैसे एग्जांपल आपने बताया हाइपरटेंशन। जी। हाइपरटेंशन जिसको है उसको ज़्यादा चांस है कि उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होना है। ठीक है। डायबिटीज़ है, जैसे हमने बताया स्मोकिंग, और ओबेसिटी। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर डिसलिपिडीमिया, जिसमें हम लोग कॉमन कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, और स्ट्रेस भी एक रिस्क फैक्टर्स आ रहे हैं, और पॉल्यूशंस। तो ये सबको मॉडिफाई करके हम लोग ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ से बचाव भी कर सकते हैं, और हो गया तो उसको इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट भी है आजकल। सर, जो जानकारी आप हमें वर्बली बता रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं डिजिटल तरीके से, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की बात की आपने, वो भी हम स्क्रीन पे दर्शकों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनको ये प्रोसेस समझ में आए। सर, आपकी बातों से ये सवाल जो आपने मेल और फीमेल रेशो की जो आपने बात करी, पता नहीं ये मिथ है या परसेप्शन है, हमें भी सुनने में आता है, पहले भी ये बातें सुनते थे कि ये जो हार्ट डिजीज़ है ये मर्दों की बीमारी है, औरतों की नहीं। ये मिथ है या परसेप्शन है, क्या फैक्ट है? या बहुत 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 रेलेवेंट है ये भी, है ना। अगर आप बात करें तो मेल एंड फीमेल, तो लेस देन 40 अराउंड प्री मेनोपॉज जो फीमेल है वो प्रोटेक्टेड होती है यूजुअली एक अपना सेक्स हार्मोन से, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन जिसको बोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे मेनोपॉज हो जाते हैं, मेनोपॉज के बाद पोस्ट मेनोपॉज में जो हार्मोन्स है उसके लेवल कम होते हैं, और भी शरीर में बदलाव आते हैं फीमेल के, जो एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस है ना, उसके बाद का एथेरोस्क्लेरोसिस जो होते हैं, जो नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है, वो ज़्यादा होने लगते हैं। दूसरा, फीमेल थोड़ा मर्दों से मतलब मेल से ज़्यादा आउटलिव करती है ना। फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल के लाइफ एक्सपेक्टेंसी से थोड़ी ज़्यादा होती है। दिस इज़ अ फैक्ट, दिस इज़ अ फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, या दिस इज़ अ साइंटिफिक फैक्ट। एंड दूसरी चीज़ है कि जो आपने बताया कि मेल एंड फीमेल। दूसरा एक और चीज़ जो मिथ नहीं है या फैक्ट है कि लोग बोलते थे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हार्ट की बीमारी है, एफ्लुएंट सोसाइटी की बीमारी है। ऐसी बात नहीं है। हमारे देश में अगर आप डेटा निकाल कर देखेंगे तो जितने गरीब लोग हैं, दिस इज़ नॉट लॉन्गर, दिस बीमारी जो उसको बोलते हैं डिजीज नॉट ए लॉन्गर ऑफ एफ्लुएंट सोसाइटी। ये गरीब लोगों में जो रिक्शा पुलर है, मजदूर हैं, है ना, उनमें भी हो रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा है इसको डिफाइन करने के लिए। और सबसे दुख की बात यह है कि जो मेंबर अपने फैमिली को चलाता है ना, ब्रेड अर्नर है, उनको ये बीमारी हो जाती है, और वो बहुत गरीब लोग होते हैं। तो उन लोगों के लिए है ना स्पेशल प्रिकॉशंस, स्पेशल ड्राइव करना चाहिए, ताकि क्योंकि वो सोशली और इकोनॉमिकली दोनों तरह से वो है ना अंडर प्रिविलेज्ड है। तो ये आप ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये बीमारी केवल एफ्लुएंट सोसाइटी में होती है। इवन एफ्लुएंट सोसाइटी में ये कम हो रही है, और लो और मिडिल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में ज़्यादा हो रहा है। लवली सर। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो वुमेन पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पोस्ट मेनोपेज पीरियड है, वो मोर प्रोन है इन डिजीज़ के। सर, जैसे आपने कहा कि हमारी कोशिश ये होती है कि जो लोग हैं अंडर प्रिविलेज्ड हैं, हम उन तक ये जानकारी पहुंचाए। एक कॉल, क्योंकि ये दर्शकों के लिए ये प्रोग्राम है, एक व्यूअर जो है और एक कॉलर है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम एक कॉल लेते हैं। हेलो जी। हाँ जी, मेरा नाम हरविंदर है जी। जी हरिंदर जी, अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर साहब से ये पूछना था, क्या जो कोविड वैक्सीन है उसका हार्ट पर क्या असर हुआ है उस पर, जो हार्ट अटैक आजकल युवाओं में हो रहे हैं? और दूसरा ये सवाल था, क्या एस्पिरिन जो इसकी दवा है, क्या वो बिना डॉक्टर के मतलब इजाजत के लेनी चाहिए, बगैर डॉक्टर के कंसल्टेंट की? जी हरविंदर जी, आपका सवाल बहुत है ना रेलेवेंट है, लाजमी है ये क्वेश्चंस। जी सर। पहला क्वेश्चन आपका था कि क्या कोविड वैक्सीन से हार्ट की बीमारियां बढ़ गई है लेने से? जी सर। तो ये बात क्लियर है कि कोविड वैक्सीन के कारण कोविड से होने वाली जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस थे वो काफ़ी कम हो गए। तो ये कोविड वैक्सीन रियली ये सेव किया बहुत सारे लाइफ्स को, है ना, बहुत सारे जीवन को बचाया है।
बहुत कम केसेस में वैक्सीन के कारण भी एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं, वो बहुत कम है। और जो इसके वैक्सीन के जो एडवांटेज है, जो यूज़फुल कारण है, जो हम कह सकते हैं कि वैक्सीन के कारण जितनी लाइफ बची हैं वो काफ़ी ज़्यादा है दैन जो छोटे मोटे थोड़े बहुत जो है ना इंसिडेंट हुए हैं। इसलिए वैक्सीन प्रैक्टिकली ये सेफ़ था और ये काफ़ी यूज़फुल रहा है हमारे कोविड के जो कोविड-19 के जो पैंडेमिक हुआ, उस वैक्सीन में ने बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशन से बचाया है, बीमारियों से बचाया है और हार्ट को भी जी। बचाया है। बट सर कई आर्टिकल्स न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में आए कि जो कोविड दवा जो थी, उस जो युवा जो थे जो जिम में जा रहे थे उनके ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था, तो जो हार्ट फेलियर होते एकदम बिल्कुल फिट हैं और उन पर भी जो है हार्ट अटैक उनका हो रहा था। आपने जो क्वेश्चन किया कि जो जिम जाते हैं, जो जिम गोअर हैं और कह सकते हैं फिट थे, एडल्ट थे, उनकी डेथ कैसे हो गई, तो ये कहना बिल्कुल मतलब रिलेवेंट नहीं है कि उनकी डेथ जो हुई है कोविड वैक्सीन के कारण हुई है। बहुत सारे उनके अंदर भी एसिम्प्टोमेटिक कॉज रहे होंगे, जो सिम्टम्स नहीं होंगे, है ना, इसलिए हो सकती है। ऐसे एसिम्प्टोमेटिक बीमारियां होती है जो कभी कभी जिम में या एक्सरसाइज करते समय या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मैनिफेस्ट होते हैं। हरविंदर जी, धन्यवाद अपने सवाल के लिए। उम्मीद करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सर ने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। सर, जैसे इनका डाउट था, ऐसे पोस्ट कोविड बहुत लोगों के बहुत से मिथ्स और परसेप्शन मिले। सिम्टम्स की बात हम करते हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि कुछ ना कुछ बॉडी के साथ गड़बड़ तो ज़रूर है और जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? वो सिम्टम्स को आप बुलेट पॉइंट्स में अगर बताना चाहें। अगर आप सिम्टम्स की बात करेंगे तो 4-5 सिम्टम्स हमको याद रखनी चाहिए और फील करनी चाहिए। एक सिम्टम है डिस्निया, जिसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि सांस का फूलना। अगर ये आपको किसी भी कार्य करते समय अगर सांस नहीं फूलती थी, अगर आप फूल रहे हैं तो डिस्निया बोलते हैं उसको। दूसरा सिम्टम्स है अंजाइना, जिसमें छाती में भारीपन होना, जिसको चेस्ट पेन भी बोल सकते हैं, या छाती के दोनों हिस्सों में या पीछे में या गर्दन में कहीं भी भारीपन महसूस हो रही है, अनईजी महसूस हो रही है। थर्ड सिम्टम्स होते हैं पाल्पिटेशंस, मतलब धड़कना, है ना, नॉर्मल से ज़्यादा आपको फील होना, या तो कम होने से होता है या ज़्यादा होने से होता है, जिसको पाल्पिटेशंस। एंड फोर्थ सिम्टम्स बोलते हैं ईजी फटिगेबिलिटी, मतलब आप किसी काम को करने से नहीं थकते थे, अब उसी काम को करने से थक जाते हैं। अगर ये 4-5 सिम्टम्स, या सिनकोप, जैसे आप कभी चक्कर आना या चक्कर जैसे महसूस करना, अगर ये सारे सिम्टम्स तो ज़्यादातर ये रिलेटेड हार्ट डिजीज़ के कारण होते हैं। सर, सिम्टम्स में ही क्या ये सिम्टम्स सेम होते हैं फीमेल के लिए भी, या कुछ फ़र्क होता है? या बिल्कुल, सिम्टम्स फीमेल में थोड़ी नॉन स्पेसिफिक होते हैं। ओके। ये ज़्यादातर सिम्टम्स मेल के लिए है, बट सिम्टम्स फीमेल में नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर फीमेल में कोई ऐसा सिम्टम्स जो क्लासिकल नहीं है, नॉन स्पेसिफिक है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसलिए कि फीमेल में हार्ट की बीमारी नहीं है या है जो हमारी परसेप्शंस है। तो एनी सिम्टम्स अगर फीमेल में है, इवन द नॉन स्पेसिफिक है, उसको भी थॉरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सर, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोग्राम की शुरुआत में कि टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और रिलेटेबल है, और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हेलो जी सर, अपना नाम बताइए और अपना सवाल। मैं गुरुग्राम से महेश बोल रहा हूँ। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो हार्ट फेलियर होता है इसका मतलब क्या होता है कि क्या हार्ट फेलियर के बाद में दिल पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है क्या? महेश जी नमस्कार, अच्छा क्वेश्चन है ना। हार्ट फेलियर का जो टर्म है उसको जानना चाहिए कि होता क्या है। इसका मतलब हार्ट फेलियर का सिंपल मीनिंग होता है कि जितनी ब्लड आपको हार्ट पंप करनी चाहिए थी वो उतनी ब्लड आप नहीं कर पा रहे हैं, हार्ट के आपकी हार्ट नहीं कर पा रही है, उसी को फेलियर बोलते हैं, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में आपकी हार्ट की करने की जो क्षमता है, जिसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोल सकते हैं, वो या तो नॉर्मल होती है या नॉर्मल से कम भी हो सकती है। तो इसके कारण भी बहुत हैं, जैसे नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन के कारण अगर हार्ट फेलियर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन फ्रैक्शन का सिंपल मीनिंग है कि हार्ट कितना ब्लड पंप कर पा रहा है। तो हार्ट फेलियर से बहुत सारे सिम्टम्स जो हमने अभी इलेबोरेट किया है वो सब हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो सकते हैं। जी, हमारा संपर्क कट गया है, पर सर मुझे लगता है कि डाउट उनका काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल है सर कि अक्सर लोग हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर को एक ही श्रेणी में रखते हैं, क्या फ़र्क है और क्या कोई सिमिलैरिटी भी है?
हार्ट अटैक का सिंपल मीनिंग हुआ कि आपकी आर्टरी जो है हार्ट के वो अचानक बंद हो जाए, तो ब्लड सप्लाई या तो कम हो जाती है या बिल्कुल बंद हो जाती है, उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। जी। मेडिकल टर्म में उसको मायोकार्डियल इन्फ्राक्शंस बोलते हैं। हार्ट फेलियर का मतलब सिंपल है कि आपकी हार्ट जो है जितनी ब्लड करनी चाहिए, इनएबिलिटी टू पंप द ब्लड, जी। वो नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो एक सिंड्रोम है हार्ट फेलियर बेसिकली, जिसमें बहुत सारे आपके सिम्टम्स आने लगते हैं। हार्ट अटैक के बाद हार्ट फेलियर हो सकता है। ठीक है। अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया तो उसको हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट अटैक नहीं भी है तभी भी हार्ट फेलियर के बहुत सारी कॉजेज हैं। इवन हार्ट फेलियर बच्चों में भी हो सकता है, न्यूनेट्स में भी हो सकता है, किसी एज ग्रुप में भी हो सकता है। और इसके कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के अलावा बहुत सारी कॉजेज हैं, जैसे सिंपल हाइपरटेंशन से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। जी। आपके जो डायबिटीज़ हैं उससे भी हार्ट फेलियर हो सकता है। एक और बीमारी होती है हार्ट की मसल की, इसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, ठीक है। उससे भी हार्ट फेलियर हो सकते हैं। या कोई ऐसा इन्फेक्शंस है ना, जिसमें स्पेशली हार्ट को इन्वॉल्व करता है, जैसे वायरल है या कुछ बैक्टीरियल है, उससे भी हार्ट फेलियर हो सकते हैं। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, हमारे खाने में कुछ कमी हो जाने से भी जी। हार्ट फेलियर हो सकती है। सो हार्ट फेलियर के बहुत सारी कॉजेज हैं, जी। बट हार्ट अटैक मेनली जो है वो ब्लड सप्लाई से रिलेटेड है। सर, बेसिक सिम्टम जो है ब्रेथलेसनेस, तो लोग इस वजह से भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बेसिक ब्रेथलेसनेस है या हमें एक लथार्जिक होने की वजह से है या ओवर एक्सर्शन होने की वजह से है, हार्ट अटैक की वजह से या हार्ट फेलियर की वजह से है। ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल है थोड़ा दर्शकों के लिए। जी, अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स आते हैं जिसमें आप सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जो पहले नहीं होती थी, तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए और इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कॉज क्या है। ठीक है सर। सर, क्योंकि टॉपिक काफ़ी रिलेटेबल है, जो दर्शक हैं हमारे साथ ऑडियो के थ्रू भी जुड़े हैं और वीडियो के थ्रू भी हमने कुछ सवाल लिए हैं। एक वीडियो बाइट लेते हैं सर। प्रॉपर अपनी डाइट का भी ध्यान रखते हैं। बोथ ऑफ देम डाइड विद कार्डियक अरेस्ट एट वेरी यंग एज, लाइक 40-42। तो इतना सब हेल्थ का ध्यान रखने के बाद भी, वर्कआउट प्रॉपर करने के बाद भी अचानक से कार्डियक अरेस्ट से कैसे बचा जाए और इसके क्या कारण है? कार्डियक अरेस्ट इन यंग, इसमें इट्स कोई डिबेट नहीं है, ये होते हैं। और अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो यंग में ज़्यादा है। क्या रीज़न है कि यंग में डायबिटिक हमारे कार्डियक अरेस्ट ज़्यादा है, हार्ट अटैक ज़्यादा है? जी। तो हमारी जेनेटिक मेकअप, अगर वेस्टर्न पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ जो अटैक रेट है या अटैक होने की जो संभावना है 1 से 1.5 डिकेड, वो 10 से 15 साल पहले हो जाते हैं। एक दूसरा, रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यंग स्मोकर्स, दे आर वेरी प्रोन टू डेवलप द कार्डियक अटैक, मतलब हार्ट अटैक, जिसको मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन बोलते हैं। उसके अलावा और भी जो इनका रिस्क फैक्टर्स है जो हमने बताएं, अगर वो डायबिटीज़ हैं या हाइपरटेंसिव हैं या स्ट्रेस में हैं या लाइफ स्टाइल उनकी अच्छी नहीं है, ओबेज हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, तो ये सब सारे कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, यंग में हार्ट अटैक के लिए। जी सर, जैसे आपने कुछ केसेस बताए, कुछ रिलेटेबल कॉजेज़ हैं, अल्कोहलिज्म है, ऑफ कोर्स स्मोकिंग है, या हेरिडिटरी हम ले सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा कुछ यंगस्टर्स ऐसे हैं या कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे हमारे दर्शक ने भी सवाल पूछा, वर्कआउट करने के बावजूद ये सब आदतें नहीं हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ है, देन ऑल्सो दे गॉट हार्ट अटैक। अगर ये सब कोई जो आइडेंटिफिएबल रिस्क फैक्टर नहीं है, फिर भी ऐसा देखा गया है कि उसमें कुछ ना कुछ हैं जो एसिम्प्टोमेटिक है। जैसे सिंपल है, अगर कुछ कंजेनाइटल एनोमलीज हैं, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज का, तो उसमें भी चांसेज हैं कि एक्सरसाइज करते समय या उसके बाद भी हार्ट अटैक हो सकती है या कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं। दूसरा जो कॉजेज हैं जिसमें कुछ कंजेनाइटल चैनलोपैथीज बोलते हैं जी, उसमें भी ऐसा देखा गया है कि यंग, बिल्कुल यंग, और कोई जिसको यंग एंड हेल्दी हम लोग बोल रहे हैं, उसमें भी ऐसा देखा गया है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं। स्पेशली जिम में एक बीमारी होती है जिसको हम लोग हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, HOCM। वो भी एक्सरसाइज करते समय या रेस्ट में भी, है ना, धड़कन बढ़ जाती है, तभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं। या एक्सेसिव एक्सरसाइज करते समय हमारे कुछ प्लाक जो होते हैं जो कोरोनरी आर्टरी में होते हैं, वो रप्चर हो जाते हैं जी, तभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं। तो ये सब एसिम्प्टोमेटिक ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, सिम्टम्स के बाद तो हम लोग ऑब्वियस है कि वो कॉज रहा होगा, बट एसिम्प्टोमेटिक भी ये सब रप्चर करते हैं
और कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो सकते हैं। सो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हम Yeah, एक्सेसिवली definitely. वर्कआउट कर रहे हैं तो वो भी एक कॉज हो सकता है आपकी सेहत खराब होने का। सर एक और हम सवाल लेते हैं वीडियो बाइट के थ्रू। मेरा सवाल ये है कि यंग लोगों में हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, कि रात में कोई भी सो रहा है और सुबह फिर उठ ही नहीं रहा है, ऐसे केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लाइव मतलब इससे बचा कैसे जा सकता है? ये आजकल बहुत कम उम्र के लोगों को भी ये कार्डियक प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो इसके लिए उनका किस तरह से क्या रूटीन उनका रखा जाए या ऐसा क्या किया जाए कि पहले से ही उनमें हम ये देख सकें कि इनमें इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं कि निकट भविष्य में इनको जो है कार्डियक का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अगर हम इन चीज़ों को पहले जान लें तो शायद इसको रोक सकते हैं। इसलिए इसकी पहचान कैसे की जाए? लोग को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये साफ है कि जो सवाल या जो बातचीत हम कर रहे हैं ये वाकई कॉमन फैक्टर्स हैं और कॉमन क्वेरीज हैं हमारे दर्शकों की। जी जी जी, काफ़ी है ना, हमारे 3 जो दर्शक हैं उन तीनों ने ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस किए हैं। ये हार्ट अटैक इन यंग जी, तो एक तो जैसे हमने बताया कि पहले की जो हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं रिस्क फैक्टर्स को, है ना, और जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं तो उसको पहचान सकते हैं और उसको है ना मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उसमें एक जैसे हमने बताया कि स्मोकिंग एक बहुत कॉमन रिस्क फैक्टर है यंग में हार्ट अटैक होने का। दूसरा है डिसलिपिडीमिया जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल की जितनी मात्रा होनी चाहिए हमारे बॉडी में उससे ज़्यादा है, तो उनमें भी ज़्यादा चांस है हार्ट अटैक होने का। आजकल हम लोग स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में जी रहे हैं, तो स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स आ रहा है। एयर पॉल्यूशंस रिस्क फैक्टर्स बन के आ रहा है हार्ट अटैक होने का। और कुछ जेनेटिक कॉजेज हैं, है ना, जिसमें कि ज़्यादा चांसेज हैं कि वो अगर उस व्यक्ति में है तो यंग में हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे हमने बताया कि अगर डायबिटीज़ है, काफ़ी अर्ली एज में हो गया है, या आप हाइपरटेंसिव हैं, या ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो रिस्क इन्हांसर बोलते हैं, जैसे आपकी किडनी की बीमारी है, या कुछ गठिया जिसको रूमेटॉइड अर्थराइटिस या उस तरह की बीमारी है, या कुछ इन्फ्लामेटरी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट है, इन्फ्लामेटरी डिजीज अलग अलग है तरह के होते हैं, तो उनका है, तो इसमें इस तरह के हार्ट अटैक या प्लाक को रप्चर करना या इसको अनस्टेबल बनाने के कारण हार्ट अटैक ज़्यादा हो जाते हैं यंग में। और दूसरी चीज़ मैंने जो पहले ही बताया कि कुछ कंजेनाइटल कॉजेज हैं, कुछ चैनलोपैथीज हैं, कुछ कार्डियोमायोपैथी है जो कार्डियक अरेस्ट करते हैं। एक और सवाल लेते हैं हम सर हमारे दर्शक का वीडियो बाइट के थ्रू। सीढ़ियाँ चढ़ना हो या थोड़ा सा खेलना हो, दौड़ना भागना हो, तो उसमें सांस बहुत जल्दी फूलती है, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो इस बारे में पूछना था कि टीएमटी के अलावा और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे स्वास्थ्य संबंधी आपका सही तरीके से जांच हो सकती हो? ट्रेडमिल टेस्ट एक बहुत सिंपल, इजीली अवेलेबल और इनएक्सपेंसिव टेस्ट है। ठीक है, अगर आप टीएमटी कर पाते हैं, है ना, जो इसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप टीएमटी नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर उसके बाद भी अगर सांस फूल रही है, तो उसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो एक्सपर्ट की सलाह से करनी चाहिए। अगर वाकई में आपके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसके अलग अलग कोरोनरी इमेजिंग है, जैसे एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं, उसमें हम लोग ब्लॉकेज भी देख लेते हैं और कितनी कैल्शियम प्रेजेंट है वो भी देख पाते हैं, और उसका अगर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेना होता है वो भी ले लेते हैं। तो टीएमटी एक बेसिक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट है जो एक्सपर्ट की सलाह के साथ ही करनी चाहिए। सर टेस्ट की बात हो रही है तो जब हम इमरजेंसी में जाते हैं किसी ब्रेथलेसनेस की वजह से या किसी कॉमन नोजिया की वजह से, तो अक्सर इमरजेंसी में ईसीजी रेफ़र किया जाता है। इस ईसीजी के बारे में बताइए। और ईसीजी और एको टेस्ट को लेके भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है दर्शकों के बीच में। अगर लेमन लैंग्वेज में आप समझाना चाहें कि ये दोनों टेस्ट किस वजह से किए जाते हैं। जी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत पर्टिनेंट है ना जी। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जी। इसमें हम लोग हार्ट के रिदम को देखते हैं, नॉर्मल सी। हाँ, हार्ट नॉर्मल है या उसकी रेट बढ़ी है या रेट कम है। दूसरी ईसीजी एक बहुत, जैसे मैंने, इनएक्सपेंसिव टेस्ट है, 100-200 और डिपेंड अपॉन द आपके क्या रिसोर्सेज यहाँ पे क्या है, तो ये बहुत इन्फॉर्मेशंस देते हैं ईसीजी। ईसीजी आपको एक ऐसे समय में जहाँ पे एक्यूट हार्ट अटैक होता है, जिसको हम लोग मायोकार्डियल इंफ्राक्शन बोलते हैं, वो बहुत डिसीजन मेकिंग है कि अगर आप किसी को हार्ट अटैक आया है, ईसीजी में वो मैनिफेस्ट हो रहा है, तो उसको तुरंत इलाज की ज़रूरत होती है।
तो एक ECG मैं कह सकता हूँ कि ये आई थिंक ईजिली अवेलेबल भी है, और ये पहला टेस्ट है हार्ट अटैक के लिए जी। उसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसको किस तरह की ट्रीटमेंट चाहिए। ठीक है। इकोकार्डियोग्राम, जिसको इको लोग नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं, इकोकार्डियोग्राम से हार्ट के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, सारी चीज़ देख पाते हैं, और वो भी नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। ऑलमोस्ट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में तो बिल्कुल नहीं है। तो ये टेस्ट हार्ट ECG और इको से हार्ट की बहुत सारी बीमारियां, मैं कह सकता हूँ मोर देन 90% जो डिजीज़ हैं उसको है ना इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। जी सर। सर ये सवाल मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि कुछ दर्शकों की ये क्वेरीज़ है कि कई बार ECG और एको टेस्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, और जब TMT कराया जाता है तो कुछ इंडिकेशंस आते हैं, तो क्या वजह है इसकी? जी, जैसे बताया कि ECG तो केवल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताया है। अगर कोई पेशेंट्स या कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल है, रेस्ट में है, तो हो सकता है उसका ECG नॉर्मल हो, या फर्स्ट ECG इवन द हार्ट अटैक में भी नॉर्मल हो सकता है। ओके। हाँ, इको टेस्ट उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन दोनों को डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं इको टेस्ट में। और दूसरी चीज़ है कि अगर दोनों नॉर्मल है तब क्या करें? जी, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह का, जिसको बोलते हैं क्रोनिक कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है, या स्टेबल एंजाइना पहले के वर्ड में बोलते थे। उसमें आप रेस्ट में करेंगे तो आपको ये दोनों टेस्ट नॉर्मल मिलेंगे, लेकिन जैसे आप स्ट्रेस देंगे हार्ट को, आप कोई एक्टिविटी करेंगे, तो ये दोनों एबनॉर्मल हो सकते हैं। ठीक है। तो जो ECG एबनॉर्मल मिलता है एक्सरसाइज करने के बाद, उसको हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट से देख सकते हैं। उसी तरह से कोई नॉर्मल इको है, अगर आप स्ट्रेस देंगे तो वो भी एबनॉर्मल हो सकता है, जिसको इको स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। मतलब या तो डोविटामिन से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं। तो स्ट्रेस के बाद आप ये दोनों एबनॉर्मल हो सकते हैं। अगर पेशेंट्स एकदम नॉर्मल है, स्टेबल है, तो ये दोनों नॉर्मल हो सकते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अगर दोनों टेस्ट नॉर्मल है तो आपको कोई बीमारी नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जानकारी है सर जो आपने दी अभी। एक और सवाल लेते हैं सर वीडियो बाइट के थ्रू। मेरा डॉक्टर से ये सवाल है कि आजकल साइलेंट हार्ट अटैक्स की जो तादाद है वो इंडिया में बढ़ती जा रही है। पहले ऐसे आमतौर पर होता था कि 2 हार्ट अटैक्स के बाद जो थर्ड होता था उसी में इंसान की जान जाती थी, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि फर्स्ट ही हार्ट अटैक में, और वो भी साइलेंटली, लोगों की डेथ हो जाती है। तो इसका क्या कारण है? इससे हम कैसे बच सकते हैं? जी सर, ये जो टर्मिनोलॉजी है साइलेंट अटैक, ये वाकई एग्जिस्ट करती है कार्डियोलॉजी में या नहीं? नहीं, एग्जिस्ट करती है। साइलेंट अटैक जिसको आप लोग मेडिकल टर्म में भी है, ये साइलेंट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन। साइलेंट का सिंपल मीनिंग हुआ कि आपको कोई सिम्टम्स नहीं हुए जो आप नोटिस कर सके कि आपको कुछ हुआ है, लेकिन जब भी आप इमेजिंग के थ्रू या कोई और टेस्ट कराने जा रहे हैं तो पता चलता है कि आपकी हार्ट पहले डैमेज हो चुकी है ना। तो इस तरह के केसेज देखने को मिलते हैं। ये सब एसिम्प्टोमेटिक केसेज होते हैं। तो कौन से पेशेंट्स हैं जिसमें साइलेंट अटैक के ज़्यादा चांसेज हैं? जी, तो वैसे पेशेंट जिसमें डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में सिम्टम्स बड़े वेग होते हैं, नॉन स्पेसिफिक हो सकते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये हार्ट अटैक के कारण हुआ है कि नहीं। जिसको पेन बोलते हैं, पेन हो सकता है आपको परसीव ना हुआ हो, या कुछ जस्ट ब्रेथलेसनेस हुआ हो, या जस्ट कुछ घबराहट महसूस हुआ हो, है ना, या केवल पसीना आ गया होगा, उसको इग्नोर कर दिए। लेकिन जैसे आपने अगर इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो वो हार्ट डैमेज मिलता है, तो ये भी साइलेंट अटैक ही हुआ। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स में जो फील करने की, पेन फील करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। ठीक है। एक दूसरा कि अगर आपको एंडोरेंस ज़्यादा है ना, आप इग्नोर कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो तभी भी आप उसको साइलेंट ही मान सकते हैं। तीसरा कि अगर बार बार छोटे छोटे हमारे कोरोनरी आर्टरी में साइलेंट मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होते रहते हैं, है ना, जो इस लेवल का नहीं होते हैं कि आपको सिम्टम्स प्रोड्यूस करें, तो जब भी आप इमेजिंग करेंगे तो उस तरह से आपको डिफॉर्मिटीज़ या एबनॉर्मलिटीज़, है ना, कार्डियक स्ट्रक्चर को मिल सकती है जी, जिसको साइलेंट अटैक के रूप में आप एक कॉमन वर्ड में बता सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं सर। ज़्यादातर सवाल हम जवाब दे रहे हैं, कैटर कर रहे हैं इस टॉपिक पे, लेकिन टॉपिक बहुत वास्ट है, इसलिए दर्शकों के सवाल भी ज़्यादा हैं। मेरा ये सवाल है कि भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे जो आने वाली बीमारी के सिम्टम हमें पता चल जाए। उसके बाद उन्होंने मेरे हार्ट भी चेक किया, हार्ट में भी कहते हैं कि आप ECG करवाओ, इको टेस्ट करवाओ। तो अगर ये चीज़ मुझे पहले पता चल जाती तो शायद मैं इस बीमारी में
बीमारी का पहले ही इलाज करा लिया होता। जी सर। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक फेज में ही बीमारी को पता कर ले, है ना, ताकि उसको पहले ही प्रिवेंट हो जाए। एक तो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट है, जब आपको सिम्टम हुआ तब जाते हैं। एसिम्प्टोमेटिक जो अप्रोच है हमारा, जिसमें कि हम जो रिस्क फैक्टर्स को होने ना दें। अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो उसको अच्छे से ट्रीट करें, वेल कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को ट्रीट करें, स्मोकिंग कर रहे हैं तो छोड़ें, जो रिस्क फैक्टर्स है उसको करें। इसके बाद भी अगर कुछ करना है तो स्ट्रेस टेस्ट करके हम पहले ही पता कर सकते हैं कि हार्ट में कुछ है या नहीं। स्ट्रेस टेस्ट में जैसे मैंने बताया, ईसीजी स्ट्रेस जिसको टीएमटी बोलते हैं, ये काफ़ी अफोर्डेबल है, नॉन इन्वेजिव है। और कोरोनरी कैल्शियम स्कोर करके या कोरोनरी एंजियोग्राफी करके, जो दोनों नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं, वो किसी तरह की कैल्शियम डिपोजिशन या ऑब्स्ट्रक्शन है कोरोनरी आर्टरी में तो पहले पता कर सकते हैं। सर, कुछ रिसर्च या स्टैटिस्टिक्स का ये भी कहना है कि कुछ समय पहले जब हम देखते थे कि जो लोग पहाड़ों से आते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत कम होती है, कोई वजह हो सकती है, लेकिन आजकल जो सिनेरियो वो चेंज हो गया है। क्या वजह है इसकी, पहले के सिनेरियो में भी और आज के सिनेरियो में भी? एक आपने बहुत अच्छी बात पहले कही थी इस चर्चा से पहले कि लाइफ स्टाइल और चेंज हो गया, ओबेसिटी बढ़ रही है और एक्सरसाइज का टाइम कम मिल रहा है। तो जो पहाड़ पे रहने वाले लोग होते थे वो पैदल काफ़ी चलते थे। अगर उनके कोई सिम्टम्स होते हैं तो भी हैं, कोई बीमारी है, तो पहले अर्ली डिटेक्शन होता था। आजकल बिकॉज ऑफ मोटरेबल रोड्स बन गए बहुत सारे, है ना, पहाड़ पे, और मैकेनाइज्ड आदमी हो गया, तो इसीलिए सिम्टम्स लेट से होते हैं। और कुछ लाइफ स्टाइल्स भी, है ना, चेंज होने के कारण बीमारियां ऑलमोस्ट सब जगह धीरे धीरे उसी तरह पेनिट्रेट कर रही है। जैसे कि हमने बताया कि पहले अपर या हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में था, अब धीरे धीरे लोअर और मिडिल सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में आ रहे हैं। सर, शो के शुरुआत में ही हमने ये बात की थी कि जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हार्ट डिजीज़ के लिए। अगर हम डाइट की बात करें तो बैलेंस्ड डाइट को अगर आप बताना चाहें दर्शकों के लिए कि ये बैलेंस डाइट क्या है? जी, इससे पहले मैं एक और बिंदु पर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा। एक तो है कि आपको गुड स्लीप होनी चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 7 to 9 आवर्स का, डिपेंडिंग अपॉन द आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, एज क्या है। दूसरा जैसे एक्सरसाइज की बात है, आप एक सिंपल वॉकिंग जो है वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। अदरवाइज एक मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज वीक में अगर 4 से 5 दिन भी करते हैं और 150 मिनट तक करते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल है, जो ऑलमोस्ट आपको हेल्दी रखने में काफ़ी आपको आप कह सकते हैं कि मदद करेगा। दूसरी जो आपकी क्वेश्चन थी रिगार्डिंग सेडेंटरी लाइफस्टाइल और डाइट। डाइट में जैसे हमारी कितनी मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए, कितनी फ़ैट, कितने प्रोटीन होनी चाहिए, क्या हेल्दी डाइट होनी चाहिए। तो हेल्दी डाइट के डेफिनेशन में है कि आपके जो थाली है उसमें ऑलमोस्ट 3/4 जो है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स होना चाहिए, और उसके बाद से कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स की मात्रा होना चाहिए। फैट्स आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, ग्रोइंग एज है तो उसका अलग है, 10 से 12% की आसपास फैट की मात्रा होनी चाहिए। और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो काफ़ी एसेंशियल है हमारे बॉडी के लिए, उसकी भी संतुलित मात्रा होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। कम क्या होना चाहिए या ना क्या होना चाहिए, जैसे स्वीट्स, आइसक्रीम, जी, है ना, ये कम से कम या वंस ए वाइल या करनी चाहिए, कम से कम खानी चाहिए। जो फास्ट फूड जिसको जंक फूड बोलते हैं वो अपने लाइफ से कम जितना हो सके उतना अवॉइड करनी चाहिए। बैलेंस डाइट की बात हो रही है। मैं एक बार फिर दर्शकों को याद दिला दूं कि ये फ़ोन इन प्रोग्राम है, आप अभी भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इट्स 017226900037। सर, हम बात कर रहे थे बैलेंस डाइट की, तो एक टर्म है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपने कहा कि कंट्रीब्यूट करता है हमारे बैड लाइफस्टाइल में। ये कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरीके के हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए सर। जी, कोलेस्ट्रॉल एक ब्रॉड टर्म है। हमारे लाइपोप्रोटीन्स एक तरह का पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे फैट को अब्जॉर्प्शन के बाद या डिफरेंट ऑर्गन्स में ले जाते हैं ट्रांसपोर्ट करके। तो ये कोलेस्ट्रॉल भी हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है। जो अलग अलग तरह के फंक्शंस हैं, सेलुलर फंक्शंस हैं या और भी
हार्मोन्स में भी काम आते हैं ये। कुछ हार्मोन्स कोलेस्ट्रॉल से भी बनते हैं, बाइल एसिड्स कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल्स का मतलब हुआ एक जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, LDL। उसको हम लोग बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल से ये देखा गया है कि जिसमें बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें ये आर्टरी के अंदर जो जमावट है, जो प्लाक फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा दिखा गया। और गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसमें कि वो आपकी अगर ये ज़्यादा मात्रा में है आपके बॉडी में तो चांसेज है कि आपके कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, जो दूसरे कोलेस्ट्रॉल है उसका डिपोजिशन या प्लाक फॉर्मेशन है वो कम होगा आपकी बॉडी में। तो बेसिकली ये HDL और LDL है, जो HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला हाई जाता है। डेंसिटी, लो डेंसिटी। सर अक्सर ये हमारी मेंटालिटी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हम एक बार टेस्ट कराते हैं और टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो हम दोबारा संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं और वही लाइफस्टाइल है जिसको रिपीट करते हैं कि हम लोग तो आउट ऑफ डेंजर एरिया हैं। तो मेरा सवाल ये है कि किस फ्रिक्वेंसी में हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए एंड व्हेन इज़ द राइट टाइम टू कंसल्ट अ डॉक्टर? ये भी बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है ना। जैसे आपने बोला कि कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है और 18 साल के ऊपर है, एज आपकी हो गई है और लाइफ आपकी फैमिली में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, तो अगर एसिम्प्टोमेटिक है, 18 साल के ऊपर है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर आपके सिम्टम्स हैं या फैमिली हिस्ट्री है जिसमें अर्ली और प्री मैच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज या डेथ हुए हैं लाइफ में फैमिली मेम्बर में, तो कुछ बेसिक टेस्ट है जो आपको भी करानी चाहिए। एक है कोलेस्ट्रॉल, है ना, जिसके लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं, वो करनी चाहिए। और आप में अगर डायबिटीज़ हैं या आप हाइपरटेंसिव हैं या आप स्मोक करते हैं तो जो हमने एक्सपर्ट की सलाह लेकर जो अलग टेस्ट हैं जो हम पता कर सकते हैं पहले से, जैसे स्ट्रेस टेस्ट है, वो करनी चाहिए। सर हमने सिम्टम्स की बात कर ली, प्रिकॉशन की बात कर ली, अब थोड़ी सी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं शो के अंत में। ये एंड फेज़ है। एंजियोग्राफी, बाईपास सर्जरी, ये टर्म्स हमने सुने तो हुए हैं, लेकिन इन प्रोसीजर्स को अगर आप सरल भाषा में हमारे दर्शकों को समझाना चाहें तो। जी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में जैसा मैंने पहले भी बताया है कि इसमें जो एथेरोमेटस प्लाक है वो डिपोजिट हो जाते हैं। अगर ये डिपोजिशन बढ़ते जाए और इसकी स्टेनोसिस की सिविरिटी बढ़ते जाए तो जो ब्लड फ्लो वो कम हो जाते हैं मायोकार्डियल में, हार्ट के जो मसल है वो कम ब्लड उनमें जाता है। तो इससे कारण क्या होता है कि पेशेंट को सिम्टम आ सकते हैं। कितनी इसकी सिविरिटी है उसके लिए हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें एक CT है और दूसरा जो हम लोग नॉर्मल करते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। अब डिपेंड अपॉन द सिम्टम्स और सिविरिटी उसको क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसमें मूलतः 3 ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। जैसे एक है कि मेडिकल मैनेजमेंट, आजकल बहुत अच्छे मेडिसिन आ गए हैं जो जिसको हम बोलते हैं गाइडलाइन डायरेक्टेड मेडिकल थेरेपी, GDMT। उसमें काफ़ी हद तक इस मेडिसिन से हम लोग हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसके सिम्टम भी कर सकते हैं और मॉर्टलिटी को भी घटती है। दूसरी है कि सिम्टम अगर उसके ब्लॉकेज है, उसमें रुकावट है, तो उसको हटाया कैसे जाए और हटाना जाना ज़रा कितनी ज़रूरी है। तो अगर बहुत डेंजर है जिसको हटाना ज़रूरी है तो उसके लिए हम लोग इमीडिएट, जैसा अटैक पड़ा किसी को, हार्ट अटैक, तो इमीडिएट आर्टरी को खोलने की ज़रूरत होती है। तो उस समय हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं, कोरोनरी आर्टरी को खोलते हैं और ब्लड फ्लो रीस्टोर करते हैं इमीडिएटली। उसको हम लोग एक वर्ड बोलते हैं प्राइमरी एंजियोप्लास्टी। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें इमीडिएट किया जाता है। दूसरी तरह से जो और ट्रीटमेंट का तरीके हैं, एक है कि आप सर्जरी करके, ओपन करके अपने ही हार्ट के अंदर में कुछ और आर्टरी लेकर या वेन्स लेकर उसको बाईपास कर देते हैं उस ब्लॉकेज को जी। उसको हम लोग बोलते हैं CABG, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। क्या ये और स्टंट जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है ये सेम है या ये दोनों का पर्पस सेम है। दोनों का पर्पस है कि जो रुकावट हो रही है ब्लड है उसको खोलना और ब्लड जो सप्लाई कम हो रही है, जो हार्ट की मसल डिप्राइव्ड है ऑक्सीजन से और ब्लड से, उसको पहुंचाना। पर्पस सेम है लेकिन करने के तरीके अलग अलग हैं। एक है जो ओपन करके करते हैं और दूसरा है कि हम लोग परक्यूटेनियस करते हैं। और कॉस्ट इफेक्टिव सर कौन सा ट्रीटमेंट है और इनकी वैलिडिटी कितने समय तक रहती है?
मैं अगर ऐसे बात करूं तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस की, हमारे यहाँ एक आयुष्मान भारत स्कीम चल रहा है जी। पूरे देश में, और ये बहुत काबिल तारीफ़ है गवर्नमेंट की ये स्कीम, जिससे गरीब से गरीब लोग इसको इस स्कीम की तरह ऑलमोस्ट हर तरह की बीमारियों का इलाज भी करा रहे हैं और बहुत इफ़ेक्टिव इलाज करा रहे हैं। तो अगर आप स्कीम्स के अंदर हैं तो आपको फ्री ट्रीटमेंट मिल रहे हैं, सो उनके लिए पूर्णतः ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। बिल्कुल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये रेगुलेटेड है, सो आई थिंक ये मुझे लगता नहीं है कि इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, ठीक है ना, और गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है कि इसको रेगुलेट करके रखना। वी आर रियली ब्लेस्ड सर कि ये स्कीम्स रेगुलेट हुई हैं और हम इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत ही सरल भाषा में आपने इतने जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं हार्ट रिलेटेड डिजीज़ को लेके आपने मुझे भी समझाया और मेरे साथ दर्शकों को भी। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वस्थ हृदय ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। सो जी, अगली बार फिर हाजिर होंगे नए चेहरे के साथ, नए टॉपिक के साथ। और जाते जाते मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि हमारे सभी प्रोग्राम्स सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा, डीडी चंडीगढ़। इसके साथ आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स पर हम उपलब्ध हैं। इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल हैं, कोई सजेशंस हैं, आप हमें लिख सकते हैं hopchandigarh@gmail.com पर। अगली बार फिर हाजिर होंगे नए चेहरे के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। धन्यवाद।